नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बैलेंस शीट का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, जो कि पार्ट है आपका फंडामेंटल एनालिसिस का। दोस्तों जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप दो तरीके से जा सकते हैं, जिसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस के अप्रोच से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं या टेक्निकल एनालिसिस के अप्रोच से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अप्रोच के थ्रू आपको इन्वेस्टिंग करनी होती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे पैरामीटर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो उसकी आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो रहेगी, जिसके अंदर हम जानेंगे बैलेंस शीट का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके की बैलेंस शीट को हम एक अच्छी बैलेंस शीट कह सकते हैं और किस तरीके की बैलेंस शीट को एक खराब बैलेंस शीट कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, जिसमें हम जानेंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो लीजिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, जिसमें आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आप सर्च बार पे आप जिस कंपनी की बैलेंस शीट को एनालिसिस करना चाहते हैं उसकी कंपनी का आप नाम लिख के आप वहाँ के फाइनेंशियल को स्टडी कर सकते हैं। तो हम जो आज अपनी कंपनी के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो है मारुति सुजुकी के बारे में। मारुति सुजुकी इंडिया, उसकी फाइनेंस की आज हम स्टडी करेंगे और जानेंगे कि इसकी बैलेंस शीट जो है वो एक अच्छी बैलेंस शीट है, खराब बैलेंस शीट है, क्या इनके फाइनेंशियल्स की ग्रोथ रही है। जैसे कि आप फाइनेंशियल्स पे क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की और ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली ले आएगी। लेफ्ट हैंड साइड में आप बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होते ही आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको बैलेंस शीट का ये कॉलम इस तरीके से कुछ दिखेगा। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रही होगी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। तो मैं आपको दोनों के बीच के यहाँ पे डिफरेंस बता देना चाहूँगा। पहले स्टैंड अलोन मीन्स होता है कि जिस कंपनी के बारे में आप चेक कर रहे हैं सिर्फ उसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, और कंसोलिडेटेड मीन्स उसके अंदर की सारे ग्रुप आ गए। वो सब्सिडरी कंपनीज के साथ भी हो सकता है और साथ ही साथ पेरेंट कंपनी, दोनों की कंसोलिडेट करके बैलेंस शीट आपको शो की जाती है। स्टैंड अलोन में आप जिस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं सिर्फ उसी कंपनी का मेन बिजनेस के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, आपका रिलायंस के तौर पे लेते हैं हम, कि रिलायंस में अगर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखते हैं तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की दिखेगी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में। लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखते हैं रिलायंस की, तो उसके अंदर आपको जियो की, जो कि उनका एक कम्युनिकेशन का बिजनेस है, आपको रिलायंस रिटेल की, आपको रिलायंस के पेट्रोकेमिकल बिजनेस की, रिलायंस के गैस बिजनेस की, ये सभी है कि आपको बिजनेस की उसके अंदर फाइनेंशियली रिकॉर्ड आपको दिख जाएंगे। तो होप करता हूँ आप समझ गए होंगे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड के बीच में डिफरेंस क्या है मेनली। नीचे आपको दिख रहा होगा बैलेंस शीट ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया इन रुपीस करोड्स। ये जितने भी आपको फिगर्स दिखाए गए हैं ये सभी आपके करोड्स में रहेंगे, रुपीस के अंदर, नॉट अ डॉलर। और इसके अंदर आपको लास्ट 5 ईयर्स के आपको रिकॉर्ड दिख जाएंगे और 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल देख सकते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका एक आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स होता है कि कंपनी ने लोगों से और खुद का प्रमोटर्स का कितना पैसा कंपनी के अंदर लगा रखा है, जिसे हम आगे टोटल कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस आपका वो पार्ट होता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाने के बाद, सभी एक्सपेंसेस करने के बाद, सभी सेविंग करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट कंपनी के पास रह जाता है, सरप्लस रह जाता है, प्रॉफिट रह जाता है, वो कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर देती है, जो आने वाले आगे अनसर्टेन इवेंट में कंपनी के काम आता है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स वो लायबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए चलने वाली है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मीन्स वो लोन जो आपने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ले रखा है, जब आपको 1 साल के बाद तक चुकाना होगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी वो लायबिलिटी हो गई जो आपने पिछले कुछ ईयर्स में जो आपको टैक्स पे करना था, आउटस्टैंडिंग टैक्स आपने अभी तक अपना पे नहीं किया है, उन टैक्स को आप जब भी पे करते हैं तो वो आपके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर काउंट होती है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इन दो लायबिलिटीज को छोड़ के जो आपकी रिमेनिंग लायबिलिटीज बच जाती है वो सभी इनके अंदर आती है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो प्रोविजंस जो आप लॉन्ग टर्म अनसर्टेन इवेंट के लिए बनाते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कहते हैं। वो लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर अंदर तक पे ऑफ करनी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, वो बोरिंग्स जो आपने 1 साल से कम पीरियड के लिए ले रखी है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स मीन उधार में किसी से सामान खरीद लिया लेकिन उसको पेमेंट नहीं करी, तो वो आपकी लायबिलिटी है, उसको आपको पे करना होगा, तो आपके ट्रेड पेबल के अंदर काउंट होता है। ऊपर की 2 लायबिलिटी को छोड़ के जितनी भी आपकी लायबिलिटी रह जाती है वो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आती है। एज इट इज़ आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी होता है, वो प्रोविजन जो आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बना के चलते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहा जाता है। एसेट के अंदर अगर आए तो नॉन करंट एसेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आती है। नॉन करंट एसेट्स मीन्स वो एसेट जो आपकी 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आपकी चलेगी।
फर्स्ट ऑफ ऑल आती है आपकी टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मीन्स जिस एसेट को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट होती है। एग्जांपल के तौर पे आपकी मशीनरी, आपकी बिल्डिंग, इस तरीके के एसेट को टेंजिबल एसेट के अंदर काउंट किया जाता है। इनटेंजिबल एसेट मीन्स वो एसेट्स जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी की गुडविल, आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया उसके ऊपर आप पेटेंट ले लेते हैं, वो उस तरीके के एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपका कैपिटल वो कैपिटल होता है, वो गुड्स होते हैं जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में हैं। मींस आपने रॉ मटेरियल से उन्हें फिनिश्ड गुड्स के बीच में जो प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग वाला, उस प्रोसेस के अंदर जो गुड्स, जो सर्विसेज चल रही होती हैं, उन्हें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को छोड़ के जितनी भी एसेट आपकी नॉन करंट टाइप की रह गई है, उन्हें अदर एसेट्स की कैटेगरी में लाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड एसेट। इसमें आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो आप 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट, वो टैक्स जो आपने एडवांस में पे कर दिया है, उसे डेफर्ड टैक्स एसेट कहा जाता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो लोन या वो एडवांसेस जो आपने लोगों को दे रखे हैं और वो आपको 1 साल के बाद मिलने वाले हैं, उनको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में काउंट किया जाता है। अदर नॉन करंट एसेट्स, जैसे कि आपको पता हो गया दोस्तों आपको कि इन 3 पॉइंट को छोड़ के जितनी भी एसेट आपके रह गए नॉन करंट नेचर के, उनको हम अदर नॉन करंट एसेट्स के कॉलम में लेकर आते हैं। नेक्स्ट आपका रह गया करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इन्वेस्टमेंट आती है। वो इन्वेस्टमेंट जो आप 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए करते हैं, उसे करंट इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाता है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मीन्स आपके गुड्स, आपके रॉ मटेरियल जितने आपके गोडाउन में रखे हैं जिससे कि आप फिनिश्ड गुड्स बना सकते हैं, वो सब आपके इन्वेंट्रीज आती हैं, स्टॉक। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स आपने किसी अपने कस्टमर को उधार में सामान दे दिया है और आने वाले टाइम के अंदर करंट एसेट है, वो आपको 12 महीने के अंदर आपको पे ऑफ करता है, तो आपके पास पैसा आएगा 12 महीने के अंदर, तो उस तरीके के पैसों को हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर आपका कैश इन हैंड, आपके हाथ में जो पैसा है, और आपके बैंक में जो पैसा है, कैश एट बैंक, उन दोनों को काउंट करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे कि आपने देखा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस थे, उसी तरीके के आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस भी हैं। इसके अंदर आप उन लोगों को लोन या एडवांस देते हैं जो आपको 1 साल से कम पीरियड में वापस कर दें। उन तरीके के उन सभी लोन और एडवांसेस को शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस के कॉलम में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट, इन सब पॉइंट्स को छोड़ के जितने भी आपके करंट एसेट्स रह चुके हैं, उनको अदर करंट एसेट के कॉलम में लाया जाता है। तो इसी तरीके का आपका टोटल करंट एसेट्स को ऐड करके और साथ ही टोटल नॉन करंट एसेट को ऐड करके आपका टोटल एसेट काउंट हो जाता है, जिसे हम अब बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमने टर्म्स जान लिया कि इन टर्म्स को किस तरीके से समझा जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि क्या वो पैरामीटर्स हैं कि जब हम एक बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हैं तो उसमें कौन से टर्म को हमें नोटिस करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर जो आपकी होल्डिंग है वो ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप मारुति सुजुकी के अंदर देख रहे हैं, मार्च 16 के अंदर 151 थी और इसी तरीके से 17 में भी 151 और मार्च 2020 में भी मारुति सुजुकी की जो शेयर कैपिटल होल्डिंग है 151 करोड़ रुपीस की ही है। तो यहाँ पे एक अच्छा साइन ये डिनोट करता है कि कंपनी ने पैसा बोरो करने के लिए अपनी होल्डिंग को ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है। प्रमोटर्स के पास अभी भी उतनी होल्डिंग है जितनी पहले थी। नेक्स्ट है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, कि हमें सेकंड पॉइंट में हमें ये ध्यान देना होता है कि जब भी हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस आपका मेन रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे यदि किसी कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस आपका ज़्यादा होगा तो आने वाले टाइम पीरियड में अच्छा बोनस शेयर इश्यू कर सकती है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अच्छा पे कर सकती है और वो कंपनी उसी रिजर्व से अपना बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकती है, क्योंकि वो कंपनी का ऑब्वियसली पैसा है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकती है, तो बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा सकती है। तो जैसे मारुति सुजुकी के अगर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मार्च 16 में 29 था, फिर बाद में 36 हुआ, फिर 41, 45 एंड देन मार्च 2020 के अंदर इनका 48,286 करोड़ रुपीस का इनका रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कि एक कंटिन्यूसली नेचर के अंदर बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कंपनी का। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी की जो होती है, किसी भी कंपनी की, या तो कंसिस्टेंटली नेचर में गिरती हुई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ रही है, गिर रही है,
तो आप उस कंपनी से दूर रहिएगा। या अगर किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ती जा रही हैं तो उस कंपनी में कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पैरामीटर ये भी कहा जाता है कि जब किसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज हो जाता है तो उस कंपनी को कर्ज चुकाने के लिए ज़्यादा ब्याज भी, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग उसकी अर्निंग भी कैलकुलेट की जाती है कि कितना उनका इनकम है और किस तरीके का वो अपना इंटरेस्ट टोटल पे कर रहे हैं। तो जैसा कि आप मारुति सुजुकी के अंदर देख सकते हैं, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है बिल्कुल निल है, कंपनी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, कंपनी डेट फ्री है। तो मेन लायबिलिटी साइड के अंदर अगर आप कभी भी कंपनी की एनालिसिस करते हैं तो लायबिलिटी साइड में ये 3 पार्ट्स को हमेशा आपको चेक करना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो मेनली रिमेन स्टिल सेम रहनी चाहिए, ज़्यादा वेरिएबल होती है तो उस तरीके की कंपनी से आप हमेशा दूर रहें। अगर फिक्स्ड रहती है तो आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक पैरामीटर को देखकर आप कंपनी में सीधा इन्वेस्ट ना करें। नेक्स्ट पॉइंट आपका रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें आपका रिजर्व हमेशा बढ़ता हुआ आना चाहिए, ना कि ज्यादा अप डाउन के केस। कंपनी कंसिस्टेंटली नेचर से थोड़ा थोड़ा अगर रिजर्व उसका बढ़ता है तो ये कंपनी के लिए एक बेटर साइन शो करता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग या तो आपकी कम होती हुई होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो एसेट साइड में आता है, अगर एसेट और लायबिलिटी को कंपेयर करें तो आपके जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज 1.5 टाइम्स होनी चाहिए। लेट सपोज अगर किसी कंपनी के करंट लायबिलिटी 100 रुपीज़ की है तो उसकी कंपनी के करंट एसेट्स जो है वो 150 रुपीज़ के होने चाहिए। अगर इस कंपनी के कंटेक्स्ट में देखे जाए तो कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं, कंपनी के जैसे आप देख पा रहे हैं करंट एसेट्स 8427 हैं, और जबकि इस कंपनी के जो करंट लायबिलिटीज हैं वो 11,294 है। तो यहाँ पे कंपनी की करंट लायबिलिटी ज़्यादा है, करंट एसेट्स कम है। ये एक एक्सेप्शनल केस हम बोल सकते हैं इस बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो डेट और एसेट के बीच में भी हम रिलेशन बना के कर सकते हैं। कंपनी की जो डेट है वो करंट एसेट का 1.1 टाइम्स होना चाहिए। मींस अगर कंपनी का डेट 100 रुपीज़ का है तो उसके करंट एसेट्स 110 रुपीज़ के होने चाहिए। अब देख लेते हैं, जैसे कि आपने दोस्तों देखा था यहाँ पे ऊपर कि कंपनी के जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो 0 रुपीज़ है, लॉन्ग टर्म डेट 0 है कंपनी पे, जबकि जो कंपनी का करंट एसेट्स है 8,427 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर इस केस के अंदर कंपनी का अगर डेट को करंट एसेट से कंपेयर किया जाए तो इस पॉइंट पे कंपनी बेटर है। लेकिन अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में देखा जाए रिलेशन तो कंपनी का यहाँ पे थोड़ी सी एक एवरेज इमेज आती है। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट का एनालिसिस कर सकते हैं और आप अपनी तरीके से किसी स्टॉक को चूज करने के लिए बैलेंस शीट को समझ सकते हैं। आज की वीडियो थी दोस्तों यहीं तक ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आपसे, जिसमें हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट 2 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कंपनी के। वीडियो अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ आप अपने पॉइंट्स को कमेंट में हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके के चैनल से आप हमेशा जुड़े रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारी दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। आज तक के लिए था यहीं तक ही। जय हिंद।